दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जो है वो आज भी हुई। कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल पाबंदियों में कोई फेरबदल नहीं होगा और ग्रैब 4 फिलहाल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट 5 दिसंबर को सुनवाई जो है इस पर अगली करेगा और इसमें उन्होंने आदेश दिया है कि एनसीआर राज्यों के चीफ सेक्रेटरी 5 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। कोर्ट ने कहा, जब हम टॉप अफसरों को बुलाते हैं तभी काम होता है। अदालत ने मुख्य सचिवों को गुरुवार दोपहर 3 बजे पेश होने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भत्ता देने के मामले को लेकर एनसीआर के राज्यों को फटकार लगाई। कोर्ट ने आदेश के बावजूद किसी राज्य में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भत्ता नहीं दिया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती है वो अभी बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैब 4 को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है और किसी भी राहत को देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए.एस. ओक और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने साफ कर दिया है कि जब तक AQI के आंकड़ों में गिरावट नहीं दिखेगी तब तक वो किसी भी तरह की राहत या रियायत इस मामले में नहीं देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई गुरुवार को 5 दिसंबर को करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही हैं, फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्ट कमिश्नर थे उनकी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शॉकिंग बातें पता चली हैं कि किस तरीके से जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। इसके अलावा जो है सही तरीके से ग्रैब 4 को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और तालमेल की कमी जो विभिन्न विभाग हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, परिवहन विभाग हो, MCD हो, DPCC हो, दिल्ली पुलिस है, उनके बीच में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CAQM की जिम्मेदारी है कि वो जो है इस मामले में तालमेल इन एजेंसियों के बीच में कराए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है CAQM से, जब तक AQI में गिरावट नहीं होगी वो ग्रैब 4 में राहत देने से पीछे नहीं हटेंगे। जब तक राहत नहीं देंगे वो, और कैसे राहत दें जब इस तरह का ट्रेंड चलता रहेगा, AQI बढ़ता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ग्रैब 4 है ये कोई पॉलिसी मैटर नहीं है, ये इमरजेंसी उपाय हैं। इसके अलावा एनसीआर के राज्य सरकारों को फटकार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद निर्माण सेक्टर के जो मजदूर हैं उनको अब तक भत्ता नहीं दिया गया है। सभी चीफ सेक्रेटरीज को जो एनसीआर के राज्य हैं उनको VC के ज़रिए वर्चुअल हियरिंग के ज़रिए अपीयर होने के, पेश होने के आदेश दिए हैं 5 दिसंबर को, और कहा है कि इस बीच या तो वो मज़दूरों को पैसा दे दें, भत्ता दे दें, नहीं तो अफसरों के खिलाफ कंटेम्प्ट कार्रवाई की जा सकती है, ये उन्होंने साफ कर दिया है। दूसरी अहम बात जो जिस तरीके से इनको धमकियाँ मिली थी कोर्ट कमिश्नर को, उसमें दिल्ली के बाबा हरिदास नगर के SHO को भी तलब किया और रिपोर्ट भी मांगी है कि आखिरकार उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला, बड़ा कदम यहाँ पर उठाया और कहा कि हम इसका स्थायी समाधान चाहते हैं। पराली जलने से लेकर टोल नाकों को लेकर जो तमाम चीज़ें हैं उन पर रिपोर्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे भी हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। फिलहाल ग्रैब 4 दिल्ली एनसीआर से हटेगा या नहीं हटेगा, ये सुप्रीम कोर्ट 5 दिसंबर को तय करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। वहीं उत्तर प्रदेश में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर उसके बाद मचे बवाल को लेकर सियासत अभी भी गरमाई हुई है। वैसे तो संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच शांति कायम है, आम जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन सियासी पार्टियां वहां के मुद्दे को लेकर सक्रिय हैं। पहले समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां जाना चाहता था और अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने की तैयारी में है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अजय राय के नेतृत्व में संभल जाना चाहता है। वे वहां पर हिंसा पीड़ित लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा रखी है। ऐसे में इन नेताओं को लखनऊ में रोका गया, जहां पर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने आज संभल हिंसा के आरोपियों से मुरादाबाद जेल में मुलाकात की। नेताओं ने आरोपियों को निर्दोष बताया। इनके मुताबिक सभी को झूठे केस में फंसाया गया है। मुरादाबाद से लोकसभा सांसद रहे ST हसन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। उनके अलावा मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा सीट से विधायक नवाब जान खान और अमरोहा के नौगावा सादात सीट से समाजवादी पार्टी विधायक चौधरी
समरपाल सिंह भी मुलाकात करने पहुंचे। उनके साथ आरोपियों के रिश्तेदार भी थे। उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन के नेता लगातार संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जाने से रोका जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो संभल जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर पे रोक लिया। तस्वीरें देखिए, ये गहमा गहमी कांग्रेस के दफ्तर की है, जहां प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो कि अड़े हुए थे कि उन्हें संभल जाना है, और उन्हें रोकने के लिए रात से ही कांग्रेस दफ्तर पर पुलिस मौजूद थी। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कल देर शाम ही इस कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए थे, और वो अपने घर भी नहीं गए, क्योंकि उन्होंने कहा सुबह उन्हें दफ्तर से निकलना है, और इस वजह से रात से ही यहाँ पुलिस लगी थी। और पुलिस ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के नेताओं को किसी भी कीमत पे संभल जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संभल में निषेधाज्ञा है, और निषेधाज्ञा की वजह से किसी भी बाहरी को संभल जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद थी, और यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो प्रशासन के और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को रोका जा रहा है, जबकि वो शांतिपूर्वक तरीके से संभल जाकर के जो पीड़ित हैं उन पीड़ितों से मिलना चाहते थे। तो आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो चौराहा है, उस चौराहे पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो मौजूद है, और कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को अब अंदर कर दिया गया है कांग्रेस दफ्तर के। वो बाहर निकले थे, और बाहर जब गए तभी उनको पुलिस ने रोक दिया, और ऐसे में अजय राय जो है अब अपने समर्थकों के साथ पुलिस के वापस करने के बाद यहाँ पार्टी के कार्यालय के अंदर आ गए हैं। तो आप देखिए कि किस तरह का जो माहौल है यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर पर, कि अजय राय को रोका गया। इन्होंने कहा है कि 10 तक प्रतिबंध लगा है, 10 के पहले अवगत कराएंगे अधिकारियों ने, और 10 के पहले अवगत कराएंगे हम सब लोग। जिस दिन प्रतिबंध हटेगा उस दिन हम वहाँ पर हम पहुँचेंगे। ये बताइए, कोशिश तो करते रहे, जाने तो दिया नहीं पुलिस ने, अब क्या करेंगे? अब देखिए, वहाँ पे वस्तु स्थिति जानने, जिन लोगों की कैजुअलिटीज हुई या के परिवार में कंडोलेंस देने जाना चाहते थे, और हमें नहीं लगता कि शासन प्रशासन को इसमें शांतिपूर्वक जाने में किसी कोई प्रॉब्लम हो। इससे तो ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ सरकार छिपा रही है। तो ये आरोप है कांग्रेस का कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, इस वजह से नहीं देना चाहते। और ये देखिए, कांग्रेस दफ्तर पर जो कांग्रेस के नेता हैं, उन नेताओं को पुलिस ने वापस रोककर ये एश्योरेंस दिया है कि 10 तारीख के पहले इन नेताओं को पुलिस की तरफ से सूचना दी जाएगी कि कब ये जा सकते हैं, और जो तय तारीख होगी उस दिन कांग्रेस के डेलीगेशन को जाने की इजाज़त प्रशासन की तरफ से दी जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के बाद सबकी निगाहें अब दिल्ली पर लगी हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है। अब ये साफ हो गया है कि चुनाव 3 ध्रुवीय होंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। विधानसभा चुनावों की अब सुबुहार शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? अब आम आदमी पार्टी ने ये बात स्पष्ट कर दी है, कांग्रेस भी गठबंधन नहीं चाहती है। दिल्ली चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवार वो हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए हैं। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, और उन्होंने कहा था कि आप जब लोकसभा की सीटों पर गठबंधन हुआ था तो 7-4 की गठबंधन हुआ था। इसमें 4 आम आदमी पार्टी ने, 3 कांग्रेस ने लड़ी थी, लेकिन ये 7 सीटें बीजेपी जीत गई। अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट बंटवारे की कोशिशें हुई थी, लेकिन वो नाकाम रही। दोनों पार्टियां अकेले चुनाव लड़ी, बीजेपी को जीत हासिल हुई। साफ है कि आम आदमी पार्टी हर राज्य के हिसाब से अपनी रणनीति अलग बना रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में जहां आप और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, वहीं पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी ने साफ कहा है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, सारी 70 सीटों पर लड़ेंगे। उसके बाद कौन क्या बयान देता है मैंने ना सुना है, ना उस पर कोई प्रतिक्रिया है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ने की बात सिर्फ
मोल भाव के लिए कर रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मोल भाव है। एक दूसरे को धमकी भी देंगे, डराएंगे भी, एक दूसरे से मोल भाव भी करेंगे, डील भी करेंगे। सच तो ये है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से बिना समझौता किए अब वो ठीक से चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए हमारी तैयारी है कि ये दोनों मिलकर के लड़ेंगे, जैसे अभी लोकसभा लड़े थे और उसके बाद भी हम जीते थे, वैसे ही हम इनको पक्का हराएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता अब इनको हराना चाहती है। दिल्ली की जनता का जीवन नष्ट हो रहा है आम आदमी पार्टी के कारण, और पीछे जो दुष्प्रभाव छोड़ा था कांग्रेस के कारण। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसका आयोजन 13 जनवरी से 26 जनवरी तक होगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया है। इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। इस नए जिले का गठन कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से मैनेज करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अब तक 75 जिलों में थे, अब इस नए जिले को मिला के 76 हो गए। देश के उत्तर पूर्व के राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं, लेकिन वहाँ जो हालात हैं वो सैलानियों को दूर रखते हैं। अब शांति और उग्रवाद पर लगाम लगी है। पिछले कुछ सालों में यहाँ सैलानियों का जो तादाद है वो बढ़ी है। ये कैसे मुमकिन हुआ, हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। इनक्रेडिबल नॉर्थ ईस्ट यानी अभूतपूर्व उत्तर पूर्व। बात चाहे कुदरत के नजारों की हो या फिर जंगल और जानवरों की हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्य इस मामले में विशाल भंडार समेटे हुए हैं। यहाँ पर्यटन बढ़ाने की अकूत संभावनाएं हैं, जिन्हें राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार बहुत अच्छी तरह समझ रही है। और अब केंद्र ने फैसला लिया है इस क्षेत्र को नए और बड़े पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने का। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क अपने एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट इन काजीरंगा। हाल ही में यहाँ ITM यानी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 624 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। इससे यहाँ के पर्यटन स्थलों का विश्व स्तरीय विकास किया जाएगा। इस क्षेत्र में शांति स्थापित होने के बाद यहाँ पर्यटन की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। उत्तर पूर्व के राज्य बेहद सुंदर हैं, यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। उग्रवाद और दूसरी वजहों के चलते असम पहले काफी अस्थिर था, लेकिन 2014 के बाद कई शांति समझौते हुए हैं। लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। पर्यटन विकास के लिए शांति बहुत जरूरी है। पीएम की पहल के बाद नॉर्थ ईस्ट में शांति है। यहाँ के ज्यादातर राज्यों में कानून व्यवस्था की भी कोई समस्या नहीं है। बात काजीरंगा नेशनल पार्क की ही करें तो इसे 50 साल हो गए हैं। पिछले 10 साल में इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 1300 वर्ग किलोमीटर हो गया है। टूर ऑपरेटर्स और विदेशी सैलानी भी यहां आना चाह रहे हैं। हमने वहां कुछ गैंडे देखे, इसके अलावा सुंदर पक्षी और दूसरे जानवर भी देखे। बाघ भी दिखा, हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने इस तरह की सफारी पहले नहीं देखी। यह अलग ही तरह का अनुभव था। वन्य जीवों के साथ ऐसा कनेक्शन बहुत ही अलग था। ये बहुत जरूरी है। हमें प्रकृति का ख्याल रखना होगा। ज्यादा सैलानी आएंगे तो ज्यादा कमाई भी होगी। इससे एक सींग वाले गेंडों समेत दूसरे जानवरों की सुरक्षा करने में भी मदद मिलेगी। ज्यादातर सैलानी दूसरे राज्यों और दूसरे देशों से आते हैं। जो व्यवस्था हम सैलानियों को काजीरंगा में दे रहे हैं, ये बातें बाहर से आने वाले दूसरों लोगों तक पहुंचेंगी। इससे यहाँ सैलानियों की संख्या में इजाफा होगा। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में काजीरंगा का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन केंद्र सरकार अब सैलानियों को लुभाने के लिए दूसरी जगहों को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता
जब भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी काजीरंगा पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ का एक पारंपरिक नृत्य झुमुर भी किया था। उत्तर पूर्व में बढ़ते टूरिज्म के आंकड़ों की बात करें तो 2014 में यहाँ करीब 70 लाख सैलानी आए थे, जबकि पिछले साल ये संख्या बढ़कर 125 लाख हो गई। अब इसे और आगे ले जाने की कोशिश है। काजीरंगा में कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। वहीं अभिनेता विक्रांत मैसी ने एक्टिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की और इसमें ये जानकारी भी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि घर वापस जाने का समय आ गया है। 2025 में हम आखिरी बार मिलेंगे। विक्रांत ने इस फैसले के पीछे फैंस काफ़ी नाराज़ और मायूस हैं। अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रांत ने इन दिनों द साबरमती रिपोर्ट को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म को दर्शकों ने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया। उन्होंने छोटे पर्दे से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की। छोटे पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने के बाद बॉलीवुड का रुख किया। वे 2013 में फिल्म लुटेरा में नजर आए। विक्रांत ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 12वीं फेल में उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। छोटा सा एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए।